नमस्कार। आज के इस शानदार एनालिसिस में हम कमिंस इंडिया लिमिटेड के 2025-2026 के फाइनेंशियल्स के एकदम अंदर झांकने वाले हैं। ये कंपनी दशकों से हैवी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा और मजबूत नाम रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विशाल इंडस्ट्रियल मशीनरी के मुनाफे और कोर बिजनेस के इंजन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस साल इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आज के हमारे डिस्कशन के मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह होंगे। पहले हम बड़ी फाइनेंशियल पिक्चर देखेंगे, उसके बाद इंजन और लूप सेगमेंट्स का ब्रेकडाउन, फिर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स पर नजर डालेंगे। चौथे नंबर पर इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी चीज यानी रिटर्न्स और डिविडेंड्स, और आखिर में गवर्नेंस और कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बिग फाइनेंशियल पिक्चर, ट्रैकिंग द टॉप स्पीड। अब अगर हम कंपनी के ऑपरेशन से होने वाले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के नंबर्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही कमाल की छलांग देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के 10,166 करोड़ रुपए से बढ़कर ये आंकड़ा सीधे 11,949 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। लगभग 18% का जंप। ये सच में कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में डिमांड एकदम स्ट्रांग है और कंपनी उस डिमांड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ टॉप लाइन रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है। अगर हम बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो वहां भी गजब की एफिशिएंसी है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1905 करोड़ रुपए से तेजी से एक्सेलरेट होकर सीधे 2330 करोड़ रुपए हो गया है। जब सेल्स भी बढ़े और प्रॉफिट का मार्जिन भी सुधरे तो समझ लीजिए कि कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूशन बिल्कुल टॉप लेवल पर काम कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इंजन एंड ल्यूब्स सेगमेंट्स, द कोर कंपोनेंट्स। अब जरा रेवेन्यू के बंटवारे पर गौर करते हैं। यह साफ दिखाता है कि कंपनी का मेन इंजन सेगमेंट ल्यूब्स के जॉइंट वेंचर के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है। जहां इंजन सेगमेंट ने लगभग 11,949 करोड़ रुपए की मैसिव सेल्स जनरेट की हैं, वहीं ल्यूब सेगमेंट का हिस्सा करीब 3,009 करोड़ रुपए है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंजन बनाने का जो इनका कोर बिजनेस है वही आज भी पूरी कंपनी को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और पावर दे रहा है। और सिर्फ सेल्स ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए। अकेले इस इंजन डिवीजन ने टैक्स से पहले 2,973 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम मुनाफा कमाया है। ये नंबर अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि यही वो मेन पिस्टन है जो पूरे बिजनेस को फुल स्पीड में आगे भगा रहा है। कोर मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन्स कितने सॉलिड हैं ये हम यहां साफ साफ देख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स, बम्प्स इन द रोड। अक्सर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ ऐसे वन टाइम इवेंट्स होते हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा नहीं होते। इन्हीं को हम एक्सेप्शनल आइटम्स कहते हैं। ये वो बड़े रेगुलेटरी या नॉन रेकरिंग इवेंट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इन्हें अलग से इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि हमें कंपनी की असली कमाई का बिल्कुल सही और क्लियर आइडिया मिल सके। इस फाइनेंशियल ईयर में ध्यान देने वाले 2 बड़े एक्सेप्शंस रहे। पहला, नए गवर्नमेंट लेबर कोड्स का इम्पैक्ट, जिसके लिए करीब 94.20 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोविजन या खर्च रखा गया। ये एक ऐसा रेगुलेटरी बदलाव है जिसका बैलेंस शीट पर सीधा असर दिखा। लेकिन दूसरी तरफ कमिंस सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक सब्सिडरी के सेल से कंपनी को 12.59 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ। तो ये दोनों ही चीजें रूटीन बिजनेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स पर अपना असर जरूर डालती हैं। इसके बाद है हमारा सेक्शन 4, शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड डिविडेंड्स, फ्यूल फॉर द इन्वेस्टर्स। और अब बात उस चीज की जिसका हर इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। ये नंबर देखिए, 46 रुपए। बोर्ड ने प्रति शेयर ये शानदार फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। जब कोई कंपनी इतना जबरदस्त मुनाफा कमाती है और उसे अपने शेयर होल्डर्स के साथ इतने बड़े स्केल पर बांटने का फैसला करती है तो ये साफ दिखाता है कि मैनेजमेंट का अपने कैश फ्लो पर कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। अगर हम फरवरी में डिक्लेयर हुए 20 रुपए के इंटरिम डिविडेंड को इस 46 रुपए के फाइनल रिकमेंडेशन के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी कमाल की हो जाती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए शेयर होल्डर्स को प्रति शेयर 66 रुपए का मैसिव टोटल रिटर्न मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपना प्रॉफिट सिर्फ अपने पास जमा करके नहीं रख रही, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को वापस लौटा रही है। फाइनली सेक्शन 5, गवर्नेंस एंड की डेट्स, द मेंटेनेंस शेड्यूल। चलिए
अब जरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर डालते हैं। बेहतर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए बोर्ड ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के लिए प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी को अगले 5 सालों के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है, जो कि एक बहुत ही जाना माना और भरोसेमंद नाम है। वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट ऑडिट्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स को शामिल किया गया है, यानी एक तरफ पुराना भरोसा और दूसरी तरफ एक फ्रेश अप्रोच। और अब सबसे जरूरी टाइमलाइन, वो भारी भरकम डिविडेंड आपके अकाउंट में कब आएगा? 17 जुलाई 2026 डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। इसके बाद 6 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 65वीं एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। और सबसे काम की बात, 4 सितंबर 2026 तक डिविडेंड के पे आउट की प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। एकदम सेट और क्लियर शेड्यूल। तो इतने शानदार नंबर्स और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के बीच एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे सरकार नए लेबर कोड्स को और क्लियर करती जाएगी, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये बदलते हुए नियम कमिंस इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर डालेंगे? क्या ये 94 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन रखा गया है वो काफ़ी होगा या खर्चे आगे और बढ़ेंगे? ये एक ऐसा क्रिटिकल फैक्टर है जिस पर आगे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एक सिंगल तस्वीर, मतलब क्या सिर्फ एक इमेज ये बता सकती है कि करोड़ों रुपए का दांव लगाने वाले बड़े निवेशक अचानक पैनिक में क्यों आ गए? आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास एक ऐसी ही तस्वीर है। हाँ, और ये कोई आम तस्वीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नुवामा का एक इकलौता स्टॉक चार्ट है जिसने बाजार के सारे नियमों को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। मतलब कोई लंबी रिपोर्ट नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ एक कैंडलस्टिक चार्ट। सही कहा। और ये चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली कंपनी कमिंस इंडिया का, जिसे हम CUMNIND के नाम से भी जानते हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा जो ये डीप डाइव है, हमारी जो ये चर्चा है, वो इसी चार्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। और ये वित्तीय दुनिया के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से है। अक्सर बाजार का असली सच जानने के लिए ना लोग सैकड़ों पन्नों का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा खंगालते हैं। बिल्कुल खंगालते हैं। लेकिन कभी-कभी केवल एक चार्ट, मतलब प्राइस और टाइम का एक साधारण सा ग्राफ किसी कंपनी के भीतर चल रहे उस ज्वालामुखी को दिखा देता है जो खबरों में शायद महीनों बाद आएगा। ज्वालामुखी, ये शब्द यहाँ बहुत सटीक बैठता है ना? क्योंकि ये चार्ट किसी स्थिर व्यवसाय का नहीं है, बल्कि बाजार के एक बेहद आदिम व्यवहार का सबूत है, जहां अचानक कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये किसी थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस जैसा लगता है। मतलब बिना किसी तकनीकी पेचीदगी के अगर इसे समझें तो कल्पना कीजिए एक प्रेशर कुकर के। प्रेशर कुकर, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प है। दिसंबर से लेकर मई के मध्य तक ये स्टॉक एक शांत कुकर की तरह धीमी आंच पर रखा हुआ था। महीनों से अंदर ही अंदर भाप बन रही थी, दबाव बढ़ रहा था। लेकिन बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य और शांत लग रहा था। बिल्कुल, बाहर से एकदम शांत, और फिर अचानक 25 मई को कोई सीटी नहीं बजी, सीधा उस कुकर का ढक्कन ही छत फाड़ कर उड़ गया। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उस ढक्कन उड़ने की सटीकता। देखिए, बाजार में कहावत है कि बड़ा पैसा हमेशा अपनी छाप छोड़ जाता है। हाँ, चाहे वो कितनी भी खामोशी से काम क्यों ना करे। एग्जैक्टली। इस चार्ट ने उस विस्फोट के क्षण को ऐतिहासिक सटीकता के साथ कैद किया है। जब हम वित्तीय डेटा का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ रेखाएं नहीं देखते। तो फिर हम क्या देखते हैं? हम उन रेखाओं के पीछे काम कर रहे इंसानी मनोविज्ञान और संस्थागत आक्रामकता को देखते हैं। तो चलिए इस आक्रामकता के सबूतों को थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि इस चार्ट के ऊपरी बाएं कोने में जो सटीक नंबर दिए गए हैं वो इस विस्फोट की पूरी तीव्रता को मापते हैं। मेरा मतलब है OHLC डेटा, मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज डेटा। हाँ, तो 25 मई के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजार खुलता है 5414 पर। राइट, 5414 पर। और उसके बाद शेयर में जो दिन का सबसे निचला स्तर या लो बनता है वो है 5402.50, यानी खुलने के बाद कीमत मुश्किल से 11 या 12 रुपए नीचे गई, जो कि बहुत ही मामूली गिरावट है। बिल्कुल मामूली है। इसके बाद जो हाई बनता है वो है 5960 का, यानी 5960 का। लेकिन जो चीज इंसानी फितरत के एकदम खिलाफ लगती है वो है इसका क्लोजिंग प्राइस। हाँ, ये ठीक 5960 पर ही बंद हुआ। मतलब 1 पैसे का भी अंतर नहीं, एकदम टॉप पर।
तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में इसे एक तरह से पूर्ण मारूबोजू के करीब माना जा सकता है, जहां दिन के उच्चतम स्तर पर ही क्लोजिंग होती है। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। अगर ये एक रस्साकशी का खेल होता तो इसका मतलब है कि एक टीम ने दूसरी टीम को बिना 1 इंच की ढील दिए पूरे मैदान के पार खींच लिया। ये बहुत सही उदाहरण है। लेकिन चार्ट पर क्लोजिंग प्राइस का बिल्कुल टॉप पर रुकना असल में कितना दुर्लभ है? क्या ये सच में 100% खरीदारों का कब्जा था? देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि इतना असामान्य क्यों है। एक आम कारोबारी दिन में जब कोई शेयर एक ही दिन में 500 रुपए से ज्यादा की छलांग लगाता है तो दोपहर 3 बजे के आसपास स्वाभाविक रूप से घबराहट शुरू होती है। हाँ, लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। जिन ट्रेडर्स ने सुबह खरीदारी की होती है वो सोचने लगते हैं कि यार मुनाफा बांध लेना चाहिए, कल का क्या पता। जो कि बहुत ही ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली। इस मुनाफा वसूली की वजह से कीमत हमेशा अपने उच्चतम स्तर से थोड़ी नीचे आकर बंद होती है, जिसे हम चार्ट पर कैंडल के ऊपर एक पतली रेखा या अपर विक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ तो बिना ऊपरी परछाई की कैंडल है। मतलब दिन भर में एक भी पल ऐसा नहीं आया जब किसी ने अपना मुनाफा घर ले जाने की सोची हो। हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। वित्तीय बाजार में जहाँ लोग हर पल डरे रहते हैं, ये कैसे संभव है? क्या लालच ने डर को पूरी तरह से निगल लिया था? उत्साह या लालच से ज्यादा मैं इसे हताशा या डेस्परेशन कहना ज्यादा सही मानूंगी। हताशा? वो कैसे? जब कोई कैंडल बिना किसी परछाई के एकदम शीर्ष पर बंद होती है तो ये सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जो शेयर खरीदना चाहते थे। ये उन लोगों की हताशा की कहानी है जिन्होंने इस शेयर को शॉर्ट किया हुआ था। ओह अच्छा, मतलब जिन्होंने ये सोचकर शेयर बेचे था कि कीमत गिरेगी। सही कहा। जब कीमत 500 रुपए ऊपर भागने लगी तो उन शॉर्ट सेलर्स को भारी नुकसान होने लगा। अपने नुकसान को रोकने के लिए उन्हें मजबूरी में शेयर वापस खरीदने पड़े, जिसे बाजार की भाषा में शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं, राइट? बिल्कुल, इस प्रक्रिया को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। तो ये एक तरह का डबल इंजन बन गया। एक तरफ वो लोग जो लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो पैनिक में अपनी जान बचाने के लिए खरीद रहे हैं। हाँ, और इसीलिए दोपहर 3:30 बजे जब बाजार बंद होने की घंटी बजी तब भी उस होड़ में कोई कमी नहीं आई। विक्रेता बाजार से पूरी तरह से साफ हो चुके थे। कमाल है। यही वो बात है जो इस अकेले दिन को इतना खास बनाती है। बाजार में कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा गणित था जिसने हर एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया, चाहे वो एल्गोरिदम हो, रिटेल ट्रेडर हो या बड़ा फंड। लेकिन अगर सबको कुछ एक ही दिन में इतना बदल गया तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? मेरा मतलब है, ये छलांग असल में कितनी बड़ी है ये समझने के लिए हमें इस एक कैंडल से बाहर निकलना होगा। हाँ, हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। अगर हम चार्ट के एक्स एक्सिस पर नजर डालें तो समय सीमा दिसंबर 2025 से शुरू होकर 25 मई 2026 तक जाती है। महीनों का डेटा है ये। और इस पूरे सफर के दौरान ये शेयर बहुत ही अनुशासित तरीके से व्यवहार कर रहा था। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, लाल मध्य रेखा के ऊपर और हरी ऊपरी रेखा के बीच झूल रहा था। हाँ, चार्ट पर दिखने वाली ये लाल और हरी रेखाएं, जिन्हें हम मूविंग एवरेज या वॉलेटिलिटी बैंड्स कहते हैं, वास्तव में बाजार की आम सहमति का गणितीय रूप है। मतलब ये बैंड सामान्य उतार चढ़ाव की सीमाएं दर्शाते हैं। एग्जैक्टली। जब तक कीमत इन लाइनों के अंदर है तब तक विकास स्थिर है। दिसंबर से लेकर मई तक कीमत आराम से इन दोनों रेखाओं के बीच झूल रही थी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कार हाईवे पर हरी रेखाओं के बीच चल रही हो। महीनों से सारा ट्रैफिक एक ही स्पीड लिमिट पर सलीके से चल रहा है। बिल्कुल सही, कोई नियम नहीं तोड़ रहा। लेकिन फिर वो आखिरी कैंडल आती है और कार में अचानक पंख निकल आते हैं और वो हवाई जहाज बनकर आसमान में उड़ने लगती है। मतलब अंतिम कैंडल ने उस ऊपरी हरी रेखा को, उस अपर बैंड को बहुत बड़े अंतर से फाड़कर पार कर लिया है। और ये एनालॉजी यहाँ बहुत काम आती है, क्योंकि जब कीमत इन बैंड्स के भीतर होती है तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम्स उसी रेंज के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो मशीनें भी उसी हिसाब से चलती हैं? हाँ, वो मानकर चलते हैं कि ऊपरी हरी रेखा पर आते ही शेयर महंगा हो गया है और वो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कीमत इस तरह से ऊपरी बैंड को इतनी आक्रामकता से तोड़कर बाहर निकल जाती है तो सिस्टम टूट जाता है। मतलब स्थिर विकास अचानक एक्सपोनेंशियल मोमेंटम में बदल जाता है। बिल्कुल। जो मशीनें ऊपरी हरी रेखा पर बेचने के लिए प्रोग्राम की गई थीं, वो अचानक पैनिक में आ जाती हैं क्योंकि उनका गणित फेल हो चुका होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, जब कोई स्टॉक अपनी इन सीमाओं को इतनी आक्रामकता से तोड़ता है
तो क्या वो हमेशा के लिए आजाद होकर उड़ान भर रहा है? या फिर कुछ और होने वाला है, राइट? हाँ, मेरा मतलब है, क्या बाजार की ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस उतनी ही तेजी से लाल रेखा की तरफ खींचने वाला है? वित्तीय बाजारों का ये सबसे पुराना संघर्ष है, मोमेंटम बनाम मीन रिवर्जन। मोमेंटम का सिद्धांत कहता है कि जो चीज पूरी ताकत से ऊपर जा रही है वो और ऊपर जाएगी, क्योंकि नया पैसा उसे देखकर बाजार में आ रहा है ना? सही। और वही मीन रिवर्जन का सिद्धांत कहता है कि जो चीज अपने ऐतिहासिक औसत से, यानी उस लाल मध्य रेखा से बहुत दूर निकल गई है, उसे एक न एक दिन वापस लौटना ही होगा। जैसे एक रबर बैंड जिसे बहुत ज्यादा खींच दिया गया हो। और उस रबर बैंड के खिंचाव को समझने के लिए हमें कीमत से आगे देखना होगा। क्या इस हवाई जहाज में आसमान में टिके रहने के लिए पर्याप्त ईंधन है? और इसका जवाब हमें चार्ट के निचले हिस्से में मिलता है। हाँ, चार्ट के निचले 2 पैनल, वॉल्यूम और RSI 14 हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम पैनल की बात करते हैं। अगर मैं दिसंबर से लेकर मई तक के बाकी वॉल्यूम बार्स को देखूं, तो वे एक शांत बस्ती के छोटे छोटे घरों जैसे लगते हैं। लेकिन 25 मई वाले दिन का जो हरा वॉल्यूम बार है, वो उन छोटे घरों के बीच एक गगनचुंबी इमारत की तरह खड़ा है, एकदम विशाल। देखिए, प्राइस एक्शन यानी कीमत का उतार चढ़ाव आपको बताता है कि बाजार में क्या हुआ। लेकिन वॉल्यूम बाजार का ट्रुथ सीरम है, सत्य परीक्षण है। वो कैसे? ये बताता है कि उस हरकत के पीछे असल में ताकत किसकी थी। कीमत को कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में शेयर खरीदकर ऊपर धकेला जा सकता है, लेकिन जब वॉल्यूम की इमारत इतनी विशाल हो जाती है, तब क्या? तब ये इस बात की निर्विवाद पुष्टि है कि ये रिटेल ट्रेडर्स या छोटे निवेशकों का काम नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक संस्थागत कदम यानी इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को दर्शाता है। मतलब ये कोई अफवाह या टिप पर आधारित खरीदारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। बड़े म्यूचुअल फंड्स, विदेशी संस्थागत निवेशक और बड़े बैंक बाजार में उतरे हैं और उन्हें करोड़ों रुपयों के साथ अपना दांव लगाया है। बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से ने एक साथ इसमें भाग लिया है। तो ये बात तो साफ है कि अगर कीमत हमारा रॉकेट है, तो वॉल्यूम उसका रॉकेट ईंधन है। और चार्ट देखकर लगता है कि ये कोई दिवाली का रॉकेट नहीं, बल्कि सीधा अंतरिक्ष में जाने वाला मिशन था। हाँ विशाल, वॉल्यूम इस ब्रेकआउट को विश्वसनीयता प्रदान करता है। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट होता है। चार्ट के सबसे निचले हिस्से में RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की लाइन है, जो एकदम अंत में एक तीखे कोण के साथ एक शार्प अपवर्ड स्पाइक के साथ ऊपर की ओर भागी है। और उसने पिछले सारे शिखरों को पार कर लिया है। एग्जैक्टली। तो अगर RSI का कांटा इतनी तेजी से ऊपर भाग रहा है, तो क्या हम उस डेंजर जोन में नहीं आ गए हैं जहां इंजन ओवरहीट हो जाता है? यहाँ RSI के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। RSI एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच झूलता है। जब ये लाइन बहुत तेजी से ऊपर जाती है, तो इसे तकनीकी भाषा में ओवरबॉट या अत्यधिक खरीदारी की स्थिति कहा जाता है। मतलब मोमेंटम अपने चरम पर है। हाँ, इसका मतलब है कि कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि ऐतिहासिक गति के मानकों के हिसाब से अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ हम एक बहुत बड़े विरोधाभास में फंस गए। भारी वॉल्यूम का भरोसा जो कह रहा है कि बड़े खिलाड़ियों ने पैसा लगाया है, उड़ते रहो, और दूसरी तरफ RSI की वो ओवरहीट वाली चेतावनी। दोनों एकदम विपरीत संकेत लग रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों के बीच हम तालमेल कैसे बिठाएं? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और अक्सर यहीं पर लोग धोखा खाते हैं। ओवरबॉट RSI का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक अगले ही दिन धड़ाम से गिर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? जब मोमेंटम एक्सपोनेंशियल होता है, जैसा कि इस चार्ट में भारी वॉल्यूम से साबित हो रहा है, तो RSI लंबे समय तक ओवरबॉट जोन में अटका रह सकता है। मतलब रबड़ बैंड खिंचा हुआ है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, बल्कि पूरे के पूरे ढांचे को ही अपनी तरफ खींच रहा है। सही कहा। भारी वॉल्यूम ये बताता है कि इस तेजी के पीछे वास्तविक पैसा है, और RSI बता रहा है कि ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। इंजन वाकई ओवरहीट हो रहा है और किसी बिंदु पर उसे ठंडा होने की जरूरत पड़ेगी। तो ठंडा होने का मतलब क्रैश होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक कुछ दिनों के लिए उसी उच्च स्तर पर रुककर कंसोलिडेट करें, एक ही दायरे में घूमें, ताकि RSI बिना कीमत गिराए वापस सामान्य स्तर पर आ सके। लेकिन जिस आक्रामकता से इसने अपने बैंड की सीमाओं को तोड़ा है, जिस तरह से क्लोजिंग बिना किसी परछाई के बिल्कुल हाइपर हुई है, और जिस तरह से भारी वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है, वो बाजार के एक मजबूत बुनियादी बदलाव का संकेत देता है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो अगर हम कमिंस इंडिया के इस पूरे चार्ट विश्लेषण का सार निकालें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म का उदाहरण है। एकदम परफेक्ट स्टॉर्म।
जहां 5414 से शुरू होकर बिना किसी हिचकिचाहट के 5960 पर क्लोजिंग, भारी वॉल्यूम का सपोर्ट और आरएसआई का आक्रामक मोमेंटम सब एक साथ घटित हुए हैं। और ऐसे चार्ट तकनीकी विश्लेषकों के लिए एक केस स्टडी की तरह होते हैं। ये दिखाता है कि जब सब कुछ एक साथ मिलता है तो बाजार कितनी ताकत के साथ प्रतिक्रिया करता है। और यही बात हमें आज के सबसे गहरे और रहस्यमयी विचार तक ले जाती है, जो श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो विचार क्या है? एक बार फिर उस चार्ट को ध्यान से अपने दिमाग में लाइए। जब हम चार्ट के बिल्कुल दाहिने किनारे पर होते हैं, राइट एज पर, जहां कीमत 5960 के अपने उच्चतम बिंदु पर आकर रुकी है, तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। भविष्य को लेकर सवाल है ना? एग्जैक्टली। जब किसी भी बाजार में ऐसा 100% एक तरफा विश्वास या कंसेंसस बन जाता है, जहां वॉल्यूम और कीमत आसमान छू रहे हों, तो अगली कैंडल पर क्या होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हर कोई आश्वस्त हो चुका है कि दिशा सिर्फ ऊपर की ही है, जब कोई विक्रेता बाजार में है ही नहीं, तो क्या ये अत्यधिक विश्वास एक नई शुरुआत को जन्म देता है? क्या एक नए युग की, एक नई बुल मार्केट की सिर्फ एक शुरुआत है? या फिर इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है? क्या ये उस थकावट या एग्जॉशन का मंच तैयार कर रहा है जहां हर खरीदार पहले ही अपनी चाल चल चुका है? कमाल का पॉइंट है ये। अगर हर किसी ने भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी कर ली है, तो कल नई खरीदारी करने के लिए कौन बचेगा? बिल्कुल। जब सब लोग एक ही तरफ नाव में बैठ जाते हैं तो नाव के संतुलन खोने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और यही वो रहस्य है जो चार्ट के अगले दिन खुलने तक एक पहेली बना रहेगा। बिना परछाई वाली वो 5960 की कैंडल एक नया फ्लोर साबित होगी या एक ओवरहीट इंजन, ये तो कल का बाजार ही बताएगा। हाँ, और यही बाजार का असली अप्रत्याशित रोमांच है। बिल्कुल। जहां डेटा खत्म होता है, वहीं से कल का बाजार जन्म लेता है।